Let's continue where we left in the previous session. हम आर्ट, आर्किटेक्चर, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे. तो हमारे जो राइटर है कहते हैं ऑफ ऑल द आर्ट फॉर्म्स रिनेसेंस का जो सबसे एक्सट्रीम अचीवमेंट है वो पेंटिंग है. इस पर बहस हो सकती है क्योंकि आई डोंट नो, हर एक चीज़ उनकी अमेजिंग है, सच में अमेजिंग है. आई मीन इफ़ यू लुक एट देयर आर्किटेक्चर, उसमें कोई कमी नहीं है कि उसको आप बेस्ट नहीं माने. वेटिकन का आर्किटेक्चर आज भी देखने लायक है, रोम का आर्किटेक्चर. तो आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. सेंट पीटर्स बेसिलिका जिसकी हमने बात की पिछले बार भी, इट्स एन अमेजिंग आर्किटेक्चर. लाइक एक बार देखने के बाद नज़र हटाने का मन ही नहीं करता है. अमेजिंग, ब्यूटिफुल, वंडरफुल. then those sculptures we talked about, there is no detailed sculpting than those few. That they are amazing. Nothing reaches them, nothing. Or then you think about that these are marbles, ये marble के बने हुए हैं, और फिर उसमें वो डिटेलिंग मसल्स की, वेन्स की, it's क्या बोले, जीनियस. it's एब्सोल्यूट जीनियस. तो वेरी डिफ़िकल्ट टू पॉइंट आउट कि इनमें से एक कोई पॉइंट आउट करना. बट देन आवर ऑथर सेज दैट इट इज़ पेंटिंग. बट you can think of reasons why would anyone say so. Because Leonardo da Vinci. अब जब डा विंची एक साइड खड़े हो गए तो फिर इंसान बोलता है ओके, फेयर इनफ. सो सोनार की, एक लोहार की, हमने चलो ये प्रोड्यूस किया, वो प्रोड्यूस किया, आपने लियोनार्डो डा विंची प्रोड्यूस किया, तो मसला ख़त्म हो गया. सो डा विंची की पेंटिंग्स आर ऑब्वियसली दे आर कंसिडर्ड द बेस्ट ह्यूमंस हैव एवर प्रोड्यूस्ड. तो रिनेसेंस आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं? ये रियलिस्ट्स हैं. ये इमिटेशन ऑफ लाइफ. आर्ट को क्या मानते हैं? इमिटेशन ऑफ लाइफ. तो जो ज़िंदगी में होगा उसी की सबसे नज़दीक तरीन उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो अपने आर्ट में. सो व्हाट वुड दैट मीन? नाउ से फॉर एग्जांपल यू आर अ रियलिस्ट. यू डोंट बिलीव इन दिस मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ आर्ट. ये नहीं है आपका. पोस्ट मॉडर्न है, वट एवर यू बिलीव इन, यू ड्रॉ, यू मेक द स्ट्रोक्स ऑफ योर पेन, और वो जो भी शेप लेके दैट्स योर आर्ट. तो अभी कल परसों किसी ने, ललदत ने पोस्ट किया था. सो देयर वाज दिस फेस ऑफ ए प्रोबेबली अ मैन, आउटलाइन ऑफ द फेस, दैट्स इट. फिर उसके अंदर बहुत सारे फेसेस लुकिंग इनसाइड. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट इन द वर्ल्ड, राइट? बट दैट्स एन आर्ट फॉर्म जो मॉडर्न दुनिया में एक्सेप्टेबल है. तो what made that possible? This postmodern thought कि ये भी एक आर्ट फॉर्म हो सकती है, और इसकी भी मीनिंग है. क्या मीनिंग है इसकी? जो आर्टिस्ट ने उसको बनाया होगा वो कुछ अपना बताना चाह रहा होगा. तो एंड देन यू कीप गेसिंग ऑन दैट कि what could it have meant. ये सारे चेहरे, what do they represent? The outer figure, what does it represent? Probably turmoil inside a human. एक चेहरा बाहर देख रहा है और उस चेहरे के अंदर बहुत सारे छोटे चेहरे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में देख रही है. दैट So, but the Renaissance artists, what are they doing? They are doing जितना बेहतर तरीके से वो इसको रिप्रोड्यूस कर सके जो एक्चुअल दुनिया में है. Now think about it कि आप ऐसे आर्टिस्ट हैं. What would it require of you? Of course crayons and canvas, वो दोनों आर्टिस्ट को चाहिए. But the second artist जो मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है, he doesn't have to look outside. He has to look inside. उसके माइंड में जो है, और वो उसको ड्रॉ करेगा. बट नॉट लियोनार्डो डा विंची. डा विंची कैन नॉट एफर्ट टू डू दैट. ही हैज़ टू लुक आउटसाइड. उसको बाहर देखना है. सो से फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्ट्स टू ड्रॉ ए ह्यूमन मेल. सो ही हैज़ टू सी ए ह्यूमन मेल बॉडी, और उसकी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन अगर वो बनाना चाहता है, ही हैज़ टू एक्यूरेटली सी द बॉडी एज वेल, राइट? तो आप एक शेर बनाना चाहते हैं, आप मॉडर्न आर्ट में अपने दिमाग में जो भी शेर है उसको बना लेंगे. लेकिन रिनेसेंस आर्टिस्ट के लिए क्या है? रियलिज्म. तो उसको एक्चुअल शेर को इतना ध्यान से देखना होगा कि ही इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस द लायन और द टाइगर in the best possible way. Now I am telling you that you are still not able to appreciate ये किस हद तक का है. इसको ऐसे समझ लीजिए. Now the human that you want to make, his right arm is raised and
his left arm is stretched parallel to the ground, horizontal direction में, so and his right leg is also raised. ऐसे है वो. So this would create certain texture in the muscles, right? जब आप बाजू को bend करते हैं and then your muscles take, biceps take a particular form and shape. और फिर आपकी एज पे भी डिपेंड करेगा कि इफ़ यू आर यंग तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप होगी, इफ़ यू आर ओल्ड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप होगी, इफ़ यू आर मैन एक पर्टिकुलर शेप, इफ़ यू आर वुमन अ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप. Similarly, if you are fat, a different kind of shape. If you are slim, a different kind of shape. Athletic, different kind. हर एक चीज़ की. Now, you can understand that the person Da Vinci has in his mind need not exist outside, right? So he thinks of a fat, black, 4 feet tall, old man. It's not necessary he has it outside. But he's a realist, so he has to make it appear as real as possible. How does he do that? He has to study anatomy so that he can himself make it. उसको anatomy समझना. Now think of that sculpting जिसमें there is Mary और on her knees is Jesus. ठीक? So उस पे he is lying backwards. Of course there is no human like this outside. Right? So the form your belly would take, the form your arms would take when you bend like this, he has to meticulously do it, the one who is designing. So great knowledge of anatomy and outside world has to be taken, of mountains, of trees, of animals. और अब आप देखेंगे anatomy of man को समझने में बड़ा रोल आर्ट का था. Morphology तो हम समझते थे, morphology is external, anatomy is internal. At least that's what I think, unless some doctor comes up and corrects me. So these artists, then the next thing that would be needed is perspective. तो उनको optics पढ़ने पड़ेंगे, geometry पढ़नी पड़ेगी. And then this knowledge of perspectives, aerial perspectives, all of these would be used in paintings. Why? Because the philosophical basis is realism. As real as possible बनाना है art को. So they would study human anatomy to find the mechanism underlying different gestures, expressions. तो इसमें सबसे अच्छी हस्ती Da Vinci. And now you understand why these people were polymaths. Da Vinci was a polymath. So he studied anatomical structure of human body. And in order to represent movement, he studied how different parts of human body are shaped when in a state of movement. And then that's why he would consider painting a science. It's not like ऐसे कुछ भी मुँह उठा के बना दिया. तो हमारे ऑथर कह रहे हैं कि इसको अप्रिशिएट करने के लिए कि आर्टिस्ट्री किस लेवल पे चेंज हो गई, इसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू फाइंड एन इलस्ट्रेटेड वॉल्यूम ऑफ आर्ट हिस्ट्री. इन्होंने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं डाला है, बट प्रोबेबली इट्स अ बुक ही इज़ टॉकिंग अबाउट. इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ आर्ट हिस्ट्री, illustrated volumes of art history. Illustrated means जिसमें pictures भी हों. And then he says कि आप ज़रा देखें इनमें कितनी difference है. So this is very interesting इनका ऐसा कहना. You know why? Sometimes we fall short of words. किसी चीज़ को बयान नहीं किया जा सकता. और फिर आप finally कहते हैं कि ज़रा खुद देख ही लो एक बार. देख लो. And it's really like that. You know, Taj Mahal might be underrated. जितना भी underrate करे उसको, but once visit it in your life, have a look at Taj Mahal and then you would see कि oh my god, this is beautiful. So that's kind of thing I see here in the author. He's himself mesmerized, but he doesn't have words to say anything further that ये differences है, because nothing would do justice with it. Nothing does justice to Mona Lisa, right? Nothing. So I feel that is it. But he says one of the things you would see is कि Renaissance artistry से पहले के artists पे कोई detailed reference has not been made in the works. That should tell you the significance of Renaissance art. So some of the paintings you should look at जब भी आपको मौका मिले would be Botticelli's Allegory of Spring, Birth of Venus, Da Vinci की Virgin of the Rocks, Last Supper, of course Mona Lisa. Last Supper is also amazing. Last Supper is
वो Jesus with his disciples just before, probably before crucifixion, I think. According, Muslims do not believe in crucifixion, just that clarification. Then Raphael, स्कूल ऑफ एथेंस, बहुत मशहूर पेंटिंग है, आपने देखी होगी. देयर आर दोस ग्रीक पीपल, दो बिल्डिंग्स हैं, एंड देन वन ऑफ देम इज़ प्लेटो, अनदर इज़ एरिस्टोटल. और उसमें डिटेलिंग इतनी खूबसूरत है. एरिस्टोटल इज़ पॉइंटिंग हिज फिंगर्स डाउनवर्ड्स एंड प्लेटो अपवर्ड्स. तो वो उसमें बताता है, वो उनका फ़लसफ़ा सम अप करता है. सो दैट शुड टेल यू दैट राफेल वाज़न्ट जस्ट a painter, he knew philosophy as well. Very unlike postmodern artists. I personally believe all of this postmodern art is kind of escape for mediocres who don't want to do hard work. But not Da Vinci, not Raphael. They would do the hard work and then come up with their art. But that hard work no one needs to put in आजकल की दुनिया में. अब कौन इतना ज़्यादा इस्लामिक कैलीग्राफी पढ़ के कैलीग्राफी करेगा? मैं मुँह उठा के कुछ भी बना लूँगा. तो kind of, I don't know, maybe they're right. People have the right to art. So Raphael, School of Athens, then Sistine and Madonna, बहुत ही ज़्यादा mesmerizing drawings. Michelangelo, इनकी सिस्टीन चैपल जो है रोम में, उसमें ऊपर जो फ्रेस्कोस बने हैं वो माइकल एंजेलो ने बनाए हैं. वो भी देखने लायक है. वो भी नहीं देखे तो क्या देखा ज़िंदगी में. वैसे आप वापस जवाब देंगे कि उनके चेहरे से नज़र नहीं हटती तो नज़ारे हम क्या देखें. तो कभी उनके चेहरे से नज़र हटाएं तो ये भी दिखेगा. अब देखिए, एक और चीज़ नोटिस करें आप कि इनके नाम क्या है. यू नो व्हाट, राफेल नाम कहाँ से आता है? राफेल, एनीवन, एनी गेस? राफेल उस जहाज़ का भी नाम है ना हिंदुस्तान में जो लिया गया है पिछले साल, फ्रेंच मेड. राफेल इज़ एन एंजल. ये एंजल हैं एक, जैसे गैब्रियल वुड बी एन एंजल, माइकल वुड बी एन एंजल. तो माइकल एंजेलो. This is very interesting. You don't find these names among Muslims. Muslims, angels they wouldn't name their children after angels, but Christians do. Angels के साथ अपने नाम रखते हैं. तो वो लगे हाथ वाला इंफॉर्मेशन था. Raphael is an angel as well. So the sculpting of Renaissance period, ये भी इन्हीं लाइंस पे है, पेंटिंग पे. ये भी रियलिस्टिक ही है. इसमें मिडिवल स्कल्पचर किसका होता था? सेंट्स का होता था. दे वुड डिपिक्ट रिलीजियस थीम्स. वो किसी डीटी का होगा अगर कहीं पे. क्रिश्चियन वर्ल्ड में तो डीटी नहीं था, बट इट वुड बी ऑफ ए डीटी इफ दे वुड मेक इट. बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज स्कल्पटिंग वाज पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर. दैट मीन्स आर्किटेक्चर का हिस्सा था कोई भी स्कल्पचर. वो इंडिपेंडेंट नहीं था. स्कल्पटिंग वाजंट एन इंडिपेंडेंट आर्ट. But one of the significant developments of Renaissance period is कि sculptures अब independent भी है. ये अलग से sculpting for the sake of sculpting है. So अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, वेटिकन, रोम एट्सेट्रा का मूवीज़ वगैरह में अगर देखा हो, you know, that's why it's very important that a person, a student of knowledge, his eyes and ears are open every time. अब मुझे नहीं पता आप में से ज़िंदगी में कितने लोगों को मौका मिलेगा वेटिकन जाने का या रोम जाने का. मैं तो नहीं गया हूँ. और फिर आप में से कितने कॉन्शियसली यूट्यूब पे सर्च करेंगे सिस्टीन चैपल, ये सारी चीज़ें. आई एम नॉट सर्टन हाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव एनकाउंटर्ड दीज टर्म्स. बट देन विद इन द एन्जॉयमेंट दैट यू हैव इन योर लाइफ, देयर इज़ लॉट यू कुड हैव लर्नड. वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवीज ऑफ दिस एरा इज, ऑफ कोर्स यू वुड हैव सीन दैट, Da Vinci Code by Dan Brown. वो नॉवल है, नॉवल पे बेस्ड मूवीज़ है. वो सीरीज़ है मूवीज़ की, इन्फर्नो, एंजल्स एंड डीमंस. तो उसमें से जो Da Vinci Code है इन पर्टिकुलर, दैट इज शॉट अराउंड रोम एंड वेटिकन सिटी. नाउ इट इज़ शॉट देयर. तो उसमें जब कैमरा होगा तो वो सिर्फ एक्टर थोड़ी दिखाएगा, बैकग्राउंड भी दिखता है. तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाती. One of the things you would have noticed, not just in that movie, elsewhere as well. I'm not sure कि उसमें ऐसा कोई shot है क्या. If you get to see Vatican City, one of the things you would see buildings के साथ साथ छोटे छोटे angel figures की ये बनाई. They are called cherubim. वो छोटे छोटे angels होते हैं. They are kind of baby angels. तो उनके sculptures होते हैं.
So those baby angels are kind of part of the architecture वहाँ का. So what are we trying to say here? We are trying to say कि Renaissance period से पहले this used to be kind of the thing they would do कि architecture का हिस्सा है ये, but not anymore. They are making sculptures separately now. And architecture in itself emerged as a different art form. इससे पहले आर्किटेक्चर क्या होता था? टोटली रिलीजियस होता था, completely religious होता था. अब नहीं, अब उसमें भी it became a different thing in itself. And as in the case of painting, growing knowledge of anatomy, new standards of beauty, इस तमाम चीज़ों ने influence किया sculpting को भी. And one more thing, nudity. Why nudity? I told you the philosophical basis of nudity in the West. वो क्या था? Humanism. कि why are we ashamed of being human? यही है ना, हम पैदा थोड़ी कपड़े पहन के होते. And everyone knows. Then what is there to hide? So celebrating human body. So that's why they started to embrace nudity. And there comes decline in Gothic architecture also. Gothic architecture is, अगर आपको इस वक्त Gothic समझना है तो जो भी डरावना है वो Gothic होता है मूवीज़ में. So if you would have seen वो पुरानी हवेली kind of architecture, that is Gothic architecture. Gothic architecture ये डोमिनेट करता था. कैथेड्रल चर्चेस 12th-13th सेंचुरी में इसी आर्किटेक्चर में बनते थे. इस आर्किटेक्चर में रिव वॉल्ट्स होते हैं. अब अगेन वेरी डिफ़िकल्ट ओवर एन ऑडियो एक्सप्लेन करना व्हाट आर रिव वॉल्ट्स, बट इफ़ यू सर्च रिव वॉल्ट्स यू वुड सी कि जो सीलिंग होती है ना उनकी, वो सीलिंग इज़ काइंड ऑफ इन एन आर्क शेप. सीलिंग आर्क शेप में होती है और फिर उसमें वो बीम्स की तरह वेन्स चलती है जैसे रिब्स हमारी होती हैं. So ribs into each other. That's why they are called rib vaults. They would have sharply pointed arches. जब आर्च होती है कोई, वो शार्पली पॉइंटेड होती थी. आपने देखा होगा वो ए शेप्ड. हॉर्स शू का जो टॉप साइड है उसको अगर कॉर्नर बनाए वहाँ पे, सो दैट वुड बी एन आर्च विद पॉइंटेड. ठीक. देयर वुड बी बट्रेसेस. बट्रेस इज अ सपोर्ट दैट इज यूजुअली एन एक्सटर्नल सपोर्ट टू बिल्डिंग. ये इसलिए बनाया जाता था टू रिड्यूस लैटरल मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर. तो ये ज़्यादा एक सिविल इंजीनियरिंग वे था. इनका भी रिब वॉल्ट्स का भी रीज़न सिविल इंजीनियरिंग ही था, बट उसी में विद इन दैट थोड़ा सा आर्ट भी करना. अब गॉथिक स्ट्रक्चर्स के स्पायर्स बड़े लॉफ्टी होते थे. स्पायर्स क्या होता है? अब जैसे मस्जिद का होता है ना गुंबद. अच्छा, कश्मीर में अगर आपने देखा होगा कि हमारे आर्किटेक्चर में गुंबद इज़ ए वेरी रिसेंट एडिशन. अगर आपने रेशमल सोबन आस्थान देखा हो या बाकी मस्जिद, दे हैव ए पॉइंटेड थिंग गोइंग ऑन विच इज़ जो बहुत नैरो है एट द बेस. सो नैरो बेस एंड देन टेपरिंग टुवर्ड्स द टॉप और ऊपर फिर एक पॉइंट सा. सो इट्स काइंड ऑफ पेंसिल का जो जब पेंसिल छीनते हैं उसका टॉप कैसा बनता है, तो उसको अगर आप एनलार्ज करें, बहुत बड़ा करें, दैट्स ए लॉफ्टी स्पायर. ये गॉथिक चर्चेस में आपको मिलेगा ज़्यादा. Pointed towards the sky, rocket-like, but pointed. Rockets are not usually pointed. So the conical, वो जो बर्थडे कैप होती है या जो सड़कों पे VLC प्लेयर होता है, तो वो सड़कों वाला VLC, so that's also a good example. But these are pointed and very tall, so usually on the top of a church, etc. So these were Gothic. And विंडोज़ इनकी वो होती थी स्टेन्ड विंडोज़. इनमें बड़े कलर्स एट्सेट्रा यूज़ होंगे एंड फसाड्स कार्व्ड होंगे एंड दे वुड रिप्रेजेंट मिथिकल क्रिएचर्स. ये मिथिकल क्रिएचर्स एट्सेट्रा ये सब रिप्रेजेंट करना क्या आपको बता रहा है? ये प्री रेनेसांस है. रेनेसांस में इंसान आएगा बीच में. अब आर्किटेक्चर जो गॉथिक आर्किटेक्चर था, इसको रेनेसेंस आर्टिस्ट एस्थेटिक मानते थे, अदर वर्ल्डली मानते थे. ये क्या कहते थे? हमको दिस वर्ल्डली दो, हमको ह्यूमन सेंट्रिक दो. एंड इन फैक्ट ये जो टर्म है गॉथिक, अगर इस पर भी आप ध्यान दें, व्हाट आर दे सेइंग व्हेन दे आर सेइंग गॉथिक? गॉथिक मीन्स गॉथ का, राइट? गॉथिक इस्लामिक, ठीक, ऐसे ही गॉथिक. सो हु आर दीज गॉथ्स? Goths are, again, exact pinpoint करना मुश्किल. We can say these are Scandinavian people or probably North German people. Now what does that tell us? That tells us a lot.
इंसान तो ग्रीस और रोम में है, तो ये कौन है? ये बारबेरियंस है। दीज आर बारबेरियंस, अनसिविलाइज्ड पीपल। जैसे कहते हैं ना डंगर, ये डंगर है। डंगर प्रोबेबली वुड हैव बीन सम ट्राइब समडे, जिनको सिविलाइज लोगों ने बोला कि जब उनमें से कोई ऐसी हरकत करता दे वुड कॉल देम डंगर। और देयर आर अदर एग्जांपल्स दैट आई कैन गिव, बट दे आर सेंसिटिव। तो मैं होते हैं ना, हर लैंग्वेज में होते हैं, पीपल यूज़ पर्टिकुलर किसी ट्राइब का नाम तो अपने लोगों के लिए यूज़ करना, टू शो देम, वगाबॉन्ड की तरह। तो ऐसे ही टू से गॉथिक वुड मीन कि तुम सिविलाइज नहीं हो अभी, तुम वही हो बारबेरियन, वहाँ के इन्वेडर्स, एंड दे हैड इन्वेडेड ऑल्सो दीज मेन लैंड्स। तो गॉथिक, so when they would call it gothic, they are also telling us that this is barbaric, the architecture. तो आर्किटेक्चर भी नया डेवलप होने लगा, और ये भी काम पहले इटली में ही हुआ। देन इटली यू कैन सी नाउ इज अगेन एक्टिंग ए ब्रिज बिटवीन इस्लामिक वर्ल्ड एंड यूरोप, फिर बाकी यूरोपियन पार्ट्स में भी बना। सो व्हाट वर दीज बेस्ड ऑन? दीज वर अगेन बेस्ड ऑन एंशिएंट रोमन एंड ग्रीक आर्किटेक्चर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेंट पीटर्स चर्च इन रोम, बट वंस अगेन यू हैव टू सी इट। इसको देखना ज़रूरी है, आपने यू हैव टू स्पेंड 15 मिनट्स विद इट ऑन यूट्यूब और एल्सवेयर। और इनमें से बहुत सारी बिल्डिंग्स चर्चेस ही थे, और दीज वुड रिप्रेजेंट प्योरली सेक्युलर आइडियल्स, जॉय ऑफ लाइफ, प्राइड इन ह्यूमन अचीवमेंट्स एट्सेट्रा। एंड देन वी कम टू फिलॉसफी, what's happening on the academic side of things. रिनेसांस से पहले मिडिवल यूरोप में क्या चल रहा था? उस फलसफे को हम स्कॉलेस्टिसिज्म कहते हैं, स्कॉलेस्टिक ट्रेडिशन हम कहते हैं उसको। स्कॉलेस्टिक ट्रेडिशन में क्या हो रहा था, और ये भी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसको समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसको समझना पहले आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, दोज ऑफ यू हु लिसन टू मी, पहले उनके लिए, कि मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि वी हैव टू रिवाइव क्लासिकल लर्निंग, वी हैव टू रिवाइव क्लासिकल लर्निंग। होती क्या है क्लासिकल लर्निंग? तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ क्लासिकल लर्निंग, राइट? स्कॉलेस्टिसिज्म. So that's one reason. Those of you who are listening to me, they need to know it. But for others, why do they need to know it? They need to know it because they should know what they are rejecting, right? कि हम किस चीज़ से भाग रहे हैं, कि कौन सी चीज़ हम गलत मानते हैं, कौन सी चीज़ को हम अच्छा नहीं मानते हैं. सो दे हैव टू नो इट, कि हमने जिसको रिजेक्ट किया किसको, आंखें बंद करके रिजेक्ट किया और फिर पता चला कि कुछ अच्छी चीज़ थी. सो दे हैव टू नो इट फॉर दैट रीज़न. एंड पर्सनली there are more reasons that can be given कि why one needs to know what was happening before all of this was happening. You know, in the Muslim world at least, बड़ा turmoil है, बहुत ज़्यादा turmoil है. We are like a year now, we don't know where is our ship going, because हम में से कोई उठता है और सुच्च पाने दाएगा आशंकात कारण अपने दर्द से ही बात कर रहा होता है कि वी नीड टू एम्ब्रेस फिजिक्स केमिस्ट्री, हमको रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहिए, वी हैव टू स्टडी साइंसेस, देखो वेस्ट कितना आगे निकल गया, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वी हैव टू एम्ब्रेस साइंस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, रैशनैलिटी हमको एम्ब्रेस करनी है. एंड देन देयर इज़ अनदर साइड, वो कहता है कि नहीं देखो हमारा माशरा ख़राब हो गया है, ये फॉरेन आइडियोलॉजीज़ आ गई हमारे यहाँ, ये मॉडर्निज्म आ गए, फेमिनिज्म आ गया, ये कैपिटलिज्म आ गया, ये कम्युनिज्म आ गया, रिबा एट्सेट्रा, ये सब हमारे यहाँ आ गया. सो देयर इज़ दिस अनसेट टेंशन इन आवर सोसाइटी when the advertisement of Saudi government comes on your feed and you see what to do in Jeddah, and then you see deep sea diving and people wearing those clothes which you were not expecting in Saudi, something happens inside you which is not able to acknowledge. Something inside you tells you that Erdogan should win. Something inside you tells you that this should happen, that should not happen. So you see there is this complicated thing going on. And in it, one of the things is, at least we can be certain that all of the world that is developing or developed in this era, they have adopted a new form of education, right? क्लासिकल एजुकेशन वो छोड़ चुके हैं, और हमारे यहाँ मदरसा एट्सेट्रा आर बीइंग क्रिटिसाइज, इसको मॉडर्नाइज करना है. सो ऑब्वियसली समथिंग इज़ रॉन्ग. जो क्लासिकल एजुकेशन कर रहे हैं
वो भी क्रिटिसाइज हो रहे हैं, और जो क्लासिकल एजुकेशन छोड़े हैं वो आगे बढ़े हैं. सो दैट मीन्स क्लासिकल एजुकेशन में कुछ होगा जो गड़बड़ है. तो जब गड़बड़ है तो दया को फाइंड तो करना पड़ेगा गड़बड़ क्या है. सो फॉर दैट दया को दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा. तो वो बोलेगा उसको प्रद्युम्न दरवाज़ा तोड़ो दया, तो दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्लासिकल लर्निंग में क्या हो रहा है. स्कॉलस्टिसिज्म बहुत ज़रूरी है हमें जानना. देखिए आपके यहाँ फेनोमेना है एथीज़म का, आप रोते रहते हैं लोग फेमिनिस्ट बन रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए ना कि क्यों बन रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं. फ्रेडरिक नीचे पढ़ के मेरा कज़न सुल्काक एथिस्ट बन गया, प्लीज़ बताओ उसको क्या करें. कुछ नहीं करेंगे उसको. प्रोडक्ट है अपने एरा का. So we have to see what was this scholasticism which we rejected earlier. We have to understand it. What was scholasticism को अगर हम sum up करें, ये करना क्या चाहते थे इस वक्त के scholars, इस वक्त के जो philosophers थे, teachers थे, वो क्या करते थे, उनका मकसद क्या होता था. जैसे हमारे टीचर का मकसद होता है तुमको बताना कि how can you earn skills etc. इनका मकसद होता था harmonizing faith and reason. ये बेसिक फिलॉसफी थी. इस वक्त स्किल इम्पार्ट करना बेसिक फिलॉसफी होती है, एग्ज़ाम पास कराना बेसिक फिलॉसफी होती है. इस वक्त रीज़न और फेथ का बैलेंस कराना. सो व्हाट इज़ बीइंग डन, एजुकेशन इज़ सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ थियोलॉजी. अब हमारे ऑथर ने लिखा है बेसिकली टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ थियोलॉजी. ये स्टेटमेंट आउट ऑफ थिन एयर नहीं लिखा गया है. देयर इज़ अ प्रॉपर टर्म फॉर इट. इन एक फ्रेज़ यूज़ की जाती है, फिलॉसफी एज हैंड मेडन ऑफ थियोलॉजी. तो इल्म क्या था, इल्म खिदमत में था दीन के, इल्म खिदमत में था दीन के. तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं ना हु थिंक कि हम फेथ की बहबूदी के लिए कह रहे हैं कि लोगों को फिज़िक्स पढ़नी चाहिए लोगों को. लेकिन यू हैव टू सी व्हेन पीपल वर डूइंग दैट व्हाट हैपेंड. हिस्ट्री में ही एग्जांपल्स मिलते हैं, ऐसे थिन एयर में एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे. एंड यू आर टैम्परिंग विद ह्यूमन सोसाइटी, यू वुड नेवर नो व्हाट द रिजल्ट्स आर. ये लैब में नहीं चल रहा है कंट्रोल्ड रैंडम ट्रायल, क्या आपने एक ड्रग दे दिया और देखा क्या होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. सो यू वुड हैव टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. सो इल्म वाज किसकी खिदमत में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें चेंज आया तो शायद इल्म अब उसकी खिदमत में नहीं है, इल्म उसकी खिदमत में नहीं. दैट डजंट मेक इट राइट और रॉन्ग. इस चीज़ को समझिए. Maybe deen is wrong. How do we know? We would have to independently judge. But at least this is the change for now. कि पहले इल्म was under the ये खिदमत कर रहा था दीन की, अब नहीं कर रहा. तो it was based on logic. तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिशन है, जो दीन है, ये सारी चीज़ें ये लॉजिक पे बेस्ड नहीं होती है. नहीं, ऐसा नहीं है. Great logicians have been great scholastics. They have been great theologians. ये बहुत बड़े theologians रहे हैं. और theology के किस पे वर्क करती है, लॉजिक पे ही वर्क करती है. It works on logic. तो लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल साइंस को रिजेक्ट करता था, ये एक्सपीरियंस को रिजेक्ट करता था. इस थॉट को क्या बोलेंगे, इस थॉट को रैशनलिज्म बोलेंगे. इट वॉज प्लेटोनिक, इसी को रैशनलिज्म कहते हैं. अच्छा, ये ऐसा करेंगे क्यों, ये कौन बेवकूफ़ है जो एक्सपीरियंस को रिजेक्ट करता है. हाँ, सब बेवकूफ़ ऐसे ही होते हैं. हर एक इंसान एक्सपीरियंस को अनरिलायबल ही मानता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मेजर करना हो कि इसका वज़न कितना है, आप गए से चावल ख़रीदने या फिर कुछ और ख़रीदने जो वज़न करके देंगे, तो आप अपने अंदाजे से बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ये भारी है, ये हल्का है. भारी एंड हल्का डिपेंड्स अपॉन योर एज, राइट. वैसे ही पानी गर्म है या ठंडा, हाउ वुड वी नो गर्म है या ठंडा, एक्सपीरियंस है, राइट. लेकिन अपना हाथ आइस पे रखें फिर डाले उसमें, पता चलेगा गर्म है. या फिर कन्वेक्टर के सामने रखें, अपना हाथ गर्म करें और फिर उसमें डाले तो बोलेंगे ठंडा है, ठीक. थोड़ा सा आंखों को प्रेस करें और सामने देखें तो दो नज़र आएंगे, एक चीज़ दो नज़र आएगी. एक आंख बंद करे तो डिस्टेंस का पता नहीं चलता. तो बड़े मसाइल हैं एक्सपीरियंस में. और एक्सपीरियंस हमको बहुत सारी चीज़ें बताती है जो होती नहीं है. जैसे सपने भी तो हम एक्सपीरियंस करते हैं पर होते नहीं हैं. आपको दिखता है सांप, पता चलता है लाइट ऑन करने के रोप, तो एक्सपीरियंस ने गलती कर दी. अब एक्सपीरियंस गलती कर रहा है तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि ये इस वक्त हमको सही इल्म देगा. अब इसके कंपैरिजन में लॉजिक को देखिए, मैथमेटिक्स को देखिए, कभी गलत रिजल्ट नहीं देता. सो देयर इज़ अ फिलोसॉफिकल बेसिस फॉर इट.
इसको ऐसे ही रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सेंस परसेप्शंस इस फिलॉसफी के हिसाब से it would lead to appearance of knowledge of the appearance of things, but not of the reality which could be discovered by reason alone. ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है. ये क्या कहा इन्होंने, ये कहने का मतलब है कि एक्सपीरियंस से आपको सिर्फ ज़ाहिर का इल्म मिलता है, ज़ाहिर के पीछे बातिन क्या है उसका इल्म नहीं मिलता. अब ये क्या है, ये ज़ाहिर बातिन ये क्या नया शुरू कर दिया. ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना. जैसे आपके सामने पानी की बॉटल है जो से ब्लैक कलर की है, इसकी थोड़ी सी हाइट है, एक रेडियस है इसका. तो जब आपने इसको देखा आपको क्या दिखा, आपको ब्लैक कलर दिखा, आपको एक हाइट दिखी, आपको आप उसको टच करके फील करते हो, आपको एक टेम्परेचर दिखा. बॉटल कहाँ दिखी? अगर कोई कलर ब्लाइंड इसी को देखता, मान लीजिए पिंक कलर की है, अब कोई कलर ब्लाइंड इसको देखेगा, उसको कोई और कलर दिखेगा. तो बॉटल ब्लैक भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, पर्पल भी हो सकती है. एब्स्ट्रैक्ट दीज कलर्स फ्रॉम इट, व्हाट रिमेन्स देयर, दैट इज बॉटल इन एसेंस. पर वो तो हमको पता ही नहीं चलता कभी. वी नेवर सी दैट, वी ऑलवेज सी अपीयरेंस. व्हाट इज कॉजिंग दैट अपीयरेंस वी नेवर सी. और ना ही हमारे पास कोई तरीका है देखने का. हमें हमेशा वो येलो कलर दिखेगा, हमको ये नहीं दिखेगा व्हाट इज कॉजिंग दैट येलो कलर इनसाइड इट. दैट वी कैन नेवर सी. आप शायद इसको, बिकॉज फिलॉसफी को माइंड, अब फिलॉसफी पढ़ाई नहीं जाती बच्चों को, तो आप इसको शायद साइंटिफिक वे में ले जाएं कि नहीं हमको पता है लाइट गिरती है, रिफ्लेक्ट होती है, इसके अंदर एटम्स हैं. नहीं, ये क्वेश्चन एटम्स पे फर्दर अप्लाई होगा. तो लोवेस्ट लेवल पे जब आप जाएंगे उस पर अप्लाई होगा तब भी ये क्वेश्चन कि जो ये चीज़ है व्हाट इज़ कॉजिंग इट टू बी लाइक दिस. तो उसका इल्म आपको नहीं होगा कभी भी. So reason alone can give answers to it. So scholastic tradition में जो इल्म था उसका पर्पस था to give a systematic account of the doctrine. अब यहाँ पे church doctrine, और उसको to free it from any contradictions. So they would find logical reasons for what they were believing in. और इसी काम के लिए reason चाहिए था. लेकिन आप देख सकते हैं इन उलूम में, इन चीज़ों के इल्म में reason alone is not enough. तो दूसरा क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट है, अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स. तो इसी को आप बोलेंगे हमारे यहाँ जो बहस है फेथ और रीज़न में क्या बैलेंस है. तो यू कैन से फॉर एग्जांपल द ह्यूमन बर्ड कैन ओनली फ्लाई व्हेन बोथ ऑफ इट्स विंग्स आर वर्किंग, फेथ एंड रीज़न बोथ. सो वन ऑफ द विंग्स गोज, द बर्ड फॉल्स, वो पंख फड़फड़ाता है, सो छुर करम पता सम पत्थर. तो हमारा तो वही हाल है मुसलमानों का, बिकॉज वी हैव कट वन वर्ड, वन विंग. कुछ हम में से हैं जो फेथ का काटना चाहते हैं और दे वांट टू ओनली रीज़न, एंड देन देयर इज़ अनदर जो सिर्फ रीज़न करना चाहती है. सो बॉडी ऑफ इस्लाम इन बोथ केसेस फॉल्स डाउन. तो अब जो ये चर्च डॉक्ट्रिन है, जो स्क्रिप्चर है, अगर स्क्रिप्चर एक इंडिपेंडेंट सोर्स बन गया इल्म का, दो सोर्स बन गए तब, रीज़न और स्क्रिप्चर, इसका मतलब ये है कि what scripture is saying us, it need not correspond to facts, because तब तो फिर से लॉजिक के अंदर आ गया. स्क्रिप्चर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लॉजिक. वेरी इंटरेस्टिंग राइट, क्योंकि हमने लॉजिक का स्फीयर डिफाइन कर दिया, ये उसके बाहर का स्फीयर है. दैट मीन्स इस पर कैटेगरी ऑफ लॉजिक अप्लाई नहीं होगी. सो वट एवर स्क्रिप्चर सेज इज करेक्ट, बिकॉज इट्स अ सोर्स ऑफ नॉलेज इन इटसेल्फ. जैसे लॉजिक इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, स्क्रिप्चर इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज. सो लॉजिक को आप एक्सेप्ट करते हैं विदाउट फर्दर एनालिसिस कि लॉजिक ही सही क्यों है. ठीक, ये नहीं ना करते. लॉजिक को इस्तेमाल करके आप बाकी चीज़ों को देखते हैं सही है कि गलत. वैसे ही एक इंडिपेंडेंट सोर्स बन गया अब स्क्रिप्चर. तो स्क्रिप्चर पे बहस नहीं होगी कि ये गलत है या सही. स्क्रिप्चर बताएगा बाकी चीज़ें गई सही है या गलत. तो एंड देन देयर वर अथॉरिटी टू पीपल. ये भी बड़ा ट्रेडिशन में रहा है, क्रिश्चियन ट्रेडिशन में, हिंदुस्तानी ट्रेडिशन में भी. शब्द इन इंडियन ट्रेडिशन, द टेस्टिमनी ऑफ ए रिलायबल पर्सन वुड आल्सो बी कंसिडर्ड. तो कुछ स्कॉलिस्टिक्स ऑफ कोर्स दे स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डाउट. वो कहते थे कि यू नीड टू इंटरोगेट फॉर परसीविंग द ट्रूथ. तो वो रीज़न पे बहुत ध्यान देते थे, बट ये बहुत एक्सेप्शंस थे. दीज वर नॉट मेन स्ट्रीम. रेनेसांस थिंकर्स जो थे दे अटैक्ड स्कॉलास्टिसिज्म. कहते थे कि ये खोखला है, इट इज़ फीडिंग ऑन इटसेल्फ.
इसके अंदर कोई जान नहीं है। ये सर्कुलर रीजनिंग है विद इन अ क्लोज सिस्टम, जिसमें द बेसिक प्रीमाइसेस बोर नो रिलेशनशिप टू रियलिटी. So there is threadbare criticism happening of Christianity also in this era. So they asserted that knowledge could be gained by going out, looking outside. Book of Nature जो है, इसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, we would be able to find answers to our questions. So Leonardo da Vinci जैसे है, he condemned the reliance of authority, reliance on authority as a source of knowledge. और ये इंडक्टिव मेथड को एडवोकेट करते थे. अब ये कौन सी चिड़िया होती है इंडक्टिव मेथड? ये क्या होता है इंडक्टिव मेथड? सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं नॉलेज को डिराइव करने के लिए. देयर इज़ इंडक्टिव मेथड, देयर इज़ डिडक्टिव मेथड, देयर इज़ एबडक्टिव मेथड. आप इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सोक्रेटिस हमें साबित करना है इज़ ही अ मैन. सो व्हाट वी कैन डू इज़ Socrates is, I don't know, I'm skipping that classical example. We have to prove that Socrates is mortal, or any human is mortal. So what we can do is, Socrates is a man, all men are mortal, Socrates is mortal. So what did we do here? We did deductive reasoning. So in deductive reasoning, we go from general statements to individual statements. We'll look at it later. But for now, what is being propagated is inductive reasoning, inductive method. डा विंची इंडक्टिव मेथड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. इंडक्टिव मेथड में क्या करते हैं आप? इंडिविजुअल केसेस से जनरल स्टेटमेंट पे जाते हैं. सो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फरेंस ऑफ जनरल लॉज फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टांसेस. जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट कलर आर क्रोज? सो यू वुड से ब्लैक. सो दिस इज ए जनरल स्टेटमेंट, क्रोज आर ब्लैक इन कलर. बट हाउ डू यू नो दैट? वेयर डिड यू डिराइव दैट फ्रॉम? यू डिराइव्ड इट फ्रॉम इंडिविजुअल क्रोज. आपने एक क्रो को देखा वो काला था, आपने एक और क्रो को देखा काला, थर्ड वन काला, फोर्थ वन काला. ऑल इंस्टांसेस जितने भी आपने देखे, एनफ इंस्टांसेस के बाद आपने बोला कि ऑल क्रोज आर ब्लैक. तो दिस इज इंडक्टिव मेथड. मैथमेटिकल इंडक्शन का एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा शायद 10वीं में, अगर आपने खुदा न खास्ता किताब ढंग से खोली होगी. मैथमेटिकल इंडक्शन का एक चैप्टर था. उसमें आप क्या करते थे? उसमें यू यूज टू प्रूव अ स्टेटमेंट फॉर के, then you used to prove it for k plus 1, and based on that you used to say if it's true for k, if it's true for k plus 1, it would be true for all integers. यही कहते थे आप. तो वो उसको इंडक्शन का मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इसी पर्टिकुलर से जनरल पे आता था. तो इसको कहेंगे हम एम्पिरिकल मेथड भी. तो एम्पिरिकल मेथड ऑल्सो रोज एज रेस्पॉन्स टू स्कॉलस्टिसिज्म एंड एज स्पेकुलेटिव मेथड. तो एम्पेरिसिज्म किसको हम कहते हैं? हमने अभी जो स्कॉलस्टिसिज्म को हमने रैशनलिज्म बोला कि वो ज़्यादा अक्ल पे ध्यान दे रहे थे, एक्सपीरियंस पे नहीं. तो एम्पेरिसिज्म उसका ऑपोजिट हुआ, ये एक्सपीरियंस पे ध्यान देता है. आप देखिए ना, अभी जो हमने किया ये एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट है. क्रोज का रंग क्या होता है? ये एक्सपीरियंस से हमने डिड्यूस किया. सो एम्पेरिसिज्म होल्ड्स के सेंसरी एक्सपीरियंस सोर्स है नॉलेज का. तो इसका मानना है कि इल्म हम एक्सपीरियंस से ही डिराइव करते हैं. तो इसकी बहुत बड़ी हस्ती फ्रांसिस बेकन हुए. ये 16th सेंचुरी की हस्ती है. 1561 में पैदा हुए थे, 1626 में रुखसत हुए. ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ एम्पेरिसिज्म. इन्होंने इंडक्टिव मेथड पे बोला कि हमें अपनी साइंस करनी चाहिए, तो रैशनलिस्ट और स्पेकुलेटिव मेथड को छोड़ देना चाहिए. सो दिस मेथड वुड रिलाई ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन एट्सेट्रा, एंड देन डिस्कवर लॉज फ्रॉम देम. आप देखिए साइंस, मॉडर्न साइंस डेवलप हो रही है. एंड इनफैक्ट ही कॉल्ड हिज, देयर वाज दिस बुक ऑन लॉजिक एट्सेट्रा which was written by Aristotle called Organon. So he wrote his book, named it New Organon. ये नया है हमारा, अब हम ऐसे करेंगे आगे काम. इससे पहले इंडक्शन को अच्छा नहीं माना जाता था, बट ही गिव्स द डिफेंस ऑफ इंडक्शन. और आपकी पूरी साइंस इंडक्शन पे बेस्ड है, द साइंस दैट यू डू. So for such purposes, if you want to discover general laws, if you want to rest on observation, experimentation, you can understand you would have to remain free from personal prejudices. You would have to be separated from preconceived notions. You would have to be separated from rhetorical inaccuracies. You would have to discard all of these things. कोई idea नहीं, कोई भी किताब नहीं,
कोई भी टाइम ऑनर्ड इटर्नल ट्रुथ नहीं होगा जो आपको रोक सकता है। आप उसको ऑब्जर्व करेंगे खुद से, फिर बताएंगे। अब ऐसे दुनिया में कोई वही की जगह होगी? नहीं होगी। कोई खुदा की जगह होगी? हाँ दिखाओ, ऑब्जर्व करके तो मैं मानूंगा खुदा है। एक क्या मैं 10 मानूंगा अगर दिखा दोगे। एंजल्स हैं, दिखा दो तो मानेंगे, नहीं दिखा सकते नहीं मानेंगे। सो ऑल ऑफ द थिंग्स यू कैन सी, फेथ की जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ से आती है? दे आर नॉट ऑब्जर्वेबल। और जब हमने रूल ही बनाया कि हम ऑब्जर्वेबल पे ही स्टडी करेंगे, तो यू कैन सी बैक साइड पे चला गया मज़हब। सो ये जो इस फलसफे पे बेस्ड पहली प्रॉपर साइंटिफिक सोसाइटी थी, दैट वाज रॉयल सोसाइटी इन इंग्लैंड। आई थिंक इट्स स्टिल फंक्शनल। 1660 में बनी थी ये अभी भी फंक्शनल है। तो काफ़ी सारे लोगों को मुस्लिम वर्ल्ड को 4 दिन में बनाना है वेस्ट के जैसा। तो ये देखिए रूट्स उनके इंस्टीट्यूशन के, 400 साल पुराने इंस्टीट्यूशंस। यूके की पुरानी यूनिवर्सिटीज़ को कभी गूगल करिएगा, यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ यूके की या फिर यूएस की या फिर फ्रांस की, एंड देन जस्ट सी कि वो एस्टेब्लिश कब हुई हैं। तो लोगों को 4 दिन में अचीव करना है सब कुछ। तो एम्पिरिसिज्म का अपना फिलोसॉफिकल क्रिटिसिज्म दिया जा सकता है, इसके अपने मसाइल हैं। येट इट मार्क्ड अ ब्रेक विद द पास्ट एंड इट लेड टू ग्रेट एडवांसमेंट इन साइंस। और इट वॉज हेल्ड कि जो फिजिकल यूनिवर्स है इट इज़ सब्जेक्ट टू नेचुरल लॉज, और इन नेचुरल लॉज को हम डिस्कवर कर सकते हैं और इनको अपने बहबूदी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनका इल्म इंसान को ताकत देता है। दिस इज़ वॉट वॉज मेंट बाई नॉलेज इज़ पावर। जो इसमें बिलीव नहीं करते हैं उन्होंने अपने स्कूल्स में इसको पेस्ट किया होता है। वो आपके मिडिल स्कूल में, हायर सेकेंडरी में, वाड्रा कॉलेज में बता रहे हैं बच्चों को नॉलेज इज़ पावर, नॉट अंडरस्टैंडिंग what Francis Bacon meant by it. Not understanding that. So that also happens. क्योंकि हम नहीं मानते ऐसे नॉलेज को। हमारे यहाँ नॉलेज का कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है। हम कहते हैं इल्म च गाश, हम कहाँ कहते थे नॉलेज पावर। देयर इज सटल डिफरेंस बिटवीन पावर एंड गाश। लाइट, नॉलेज इज लाइट, it gives you light tells you how to differentiate between two things. अगर लाइट ना होती तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते दो चीज़ों के बीच, हर एक चीज़ एक जैसी होती। सो लाइट टेल्स यू, लाइट इज़ द रीज़न यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द थिंग्स। सो दैट काइंड ऑफ, उसके अगर मेटाफिजिक्स में चले जाएं, इल्म इज़ द वे यू नो एथिक्स, इल्म इज़ द नॉलेज ऑफ एथिक्स, इल्म इज़ द नॉलेज ऑफ टेलिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग। बट दैट्स नॉट what is meant by Francis Bacon when he is saying knowledge is power. This means conquering nature. We don't think we need to conquer nature. We know that we are representatives of God. We believe in harmony with nature, living in harmony with nature. So another system of philosophy which helped in ending the domination of scholasticism was the growth of rationalism itself. डेकार्ट आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। कहाँ पे पढ़ा है? कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम इज डेकार्टेशियन सिस्टम। रेने डेकार्ट एक बॉक्स होगा, जो बॉक्स आप कभी पढ़ते नहीं हैं। उस बॉक्स में लिखा था रेने डेकार्ट के बारे में, पता नहीं 8वीं की किताब थी या कौन सी थी। तो ये वही रेने डेकार्ट है। डेकार्ट एडवोकेटेड दैट विद क्लैरिटी ऑफ थॉट ये पॉसिबल था कि हम कोई भी चीज़ को डिस्कवर कर सकते हैं, दैट वाज रैशनली नोएबल। सो ही सेड कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम अक्ल को इस्तेमाल करके जान सकते हैं चीज़ें। तो ही एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिडक्टिव थाट। अब वो इंडक्टिव थाट था, ये डिडक्टिव थाट पे बेस्ड है। और एक्सपेरिमेंट पे भी ये मानते थे टू एड इट, बट इल्म बेस्ड होगा रिडक्टिव थाट पे। सो डिडक्टिव थाट क्या होता है? इस पे इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इंस्टेंस फ्रॉम ए जनरल लॉ। जनरल लॉ क्या है? ऑल मैन आर मॉर्टल। तो इफ सोक्रेटिस इज मैन देन सोक्रेटिस इज मॉर्टल। तो हमको पर्टिकुलर के बारे में पता चला बाय ये जनरल लॉ। लेकिन वो जनरल लॉ कैसे एस्टेब्लिश होगा? वो इंडक्शन से एस्टेब्लिश होगा। ऑल मैन आर मॉर्टल को हम कैसे करेंगे? हम इंडिविजुअल मैन को देखेंगे। देन यू नाउ रियलाइज, एंड दिस इज ग्राउंड ब्रेकिंग इफ यू अंडरस्टैंड इट, इफ इंडक्शन इज बेस्ड ऑन डिडक्शन, डिडक्शन इज बेस्ड ऑन इंडक्शन, तब ये सब मिलके हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इट्स सर्कुलर।
एंड दैट्स वेयर स्केप्टिसिज्म कम्स इन कि यीशु सॉरी बकवास. आपने कैसे एस्टेब्लिश किया कि सोक्रेटिस इज मॉर्टल? बाय यूजिंग द जनरल स्टेटमेंट दैट ऑल मैन आर मॉर्टल. लेकिन ऑल मैन आर मॉर्टल आपको कैसे पता? Because you saw Socrates is mortal, Lalit is mortal, Shakir is mortal. You saw all of these mortal. And how did you know that these are mortal? Deduction, induction. So, khair, when you get into the depths of knowledge, so the things start getting murkier. In fact, not just knowledge, observation की जब आप depth में जाते हैं, things start getting murkier. वो आपने Schrodinger's cat का तो पता ही होगा कि is the cat dead or alive? Can't say. He is both dead or alive. Not even can't say. The cat is both dead or alive. Dead and alive, sorry. So when you open, it is either dead or alive. Before, it was dead and alive. Bada interesting hai. Where is the electron? We don't know. It can be here, it can be there, it can be at both places. But the moment you observe it, it's at one place. Wave function टूट जाती है. खैर. So deductive method begins with logical formation of premises and then their internal rational relations and then proceeds to observations and experiments. Inductive method observation से ही start होता है, ऐसे होता है. लेकिन इनका भी मकसद वही था जो फ्रांसिस बेकन का था. ये रेने डेकार्ट को सुने ज़रा, ये कहते हैं, एंड आई कोट, They showed me that it is possible to arrive at knowledge very useful to life, and that instead of this speculative philosophy which is taught in the schools, one can find a practical philosophy by which knowing the force and action of fire, water, air, stars, heaven, and all other bodies that surround us as distinctly as we know the different trades of our craftsmen, we could employ them in the same way to all uses for which they are appropriate, and thus become the masters and possessors of nature. अब आपको फिर से इनकन्सिस्टेंसीज दिख रही होंगी हमारे यहाँ, जो हमारे नैरेटिव में. क्यों हम कहीं नहीं जा रहे? इसलिए नहीं जा रहे कि कोई आगे किश्ती को धकेल रहा है, कोई पीछे धकेल रहा है, कोई दाएं कोई बाएं. इतना तो हमको फिजिक्स ने बता ही दिया है कि इफ द नेट फोर्स इज जीरो, द ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू मूव. अब आप डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, नेट फोर्स इज जीरो, तो इसीलिए द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. वाई? आप में से कोई कहता है ये साइंस को अडॉप्ट करो, वेस्टर्न मेथड्स को अडॉप्ट करो. वेस्टर्न मेथड्स ये हैं. दूसरा हमको आता है, वो कहता है कुछ और. नहीं, वेस्ट हमारा दुश्मन है. इनकी जैसे हमको नहीं बनना है. तो इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप एक वाइज डिसीजन लें. वो कौन सा डिसीजन आप लेंगे उससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आपका मसला है. इफ़ यू डिसाइड कि वुलर में जंप करना है तो सो बी इट. मैं बस इतना ही कहूँगा कि ऑल्टरनेटिव्स हैं वुलर के, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आप ऑल्टरनेट चूज़ करें कि नहीं करें. एंड देन रिनेसेंस मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस एज वेल. नाउ यू कैन सी इट प्रोग्रेशन. अब जब ये फिलॉसफी हो गई, एंड अगेन हियर यू सी फिलॉसफी इज प्रिकर्सर टू साइंस. हमारे यहाँ पहले ही करना है सब कुछ, उसका फ़लसफ़ा समझना ही नहीं है. फ़लसफ़ा क्या होता है, ये प्रैक्टिकल नहीं होता है. थेरी को क्या करना है हमें, एक्सरसाइज 2.1 पे डायरेक्टली ले जाओ. बच्चों को पढ़ना ही नहीं है एक्सरसाइज 2.1 से, जो पहले थेरी आती है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन थेरी. वो कहते हैं ना चतुर रामलिंगम, मैं मेमोराइज कर लेगी. मीनिंग नहीं चाहिए. हमारे बच्चों के साथ थोड़ा सा भी थेरेटिकल डिस्कशन करो, दे आर डिसइंटरेस्टेड इन इट फॉर अ लॉट ऑफ रीजन्स. तो बट इट टर्न्स आउट थेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वट एवर इज एपेरेंट इट इज़ बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ थेरी. मॉडर्न साइंस यहीं से शुरू होती है. एंड वन ऑफ द फर्स्ट अचीवमेंट्स वाज इन एस्ट्रोनॉमी, एंड दिस वाज कॉपरनिकस, जिन्होंने रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड इट्स मोशन अराउंड द सन उसको डिस्क्राइब किया. नाउ कॉपरनिकस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर. कॉपरनिकस इज़ द मिसिंग लिंक बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. मुस्लिम वर्ल्ड में ख़त्म हो गया ना इसके बाद, फिर हमने कोई ख़ास नहीं प्रोड्यूस किया. उसके बाद उन्होंने सब कुछ प्रोड्यूस किया, उससे पहले वो नहीं कर रहे थे प्रोड्यूस. तो वेयर डिड इट ट्रांजिशन? डिड दे गेट इल्म ऑल ऑफ देयर ओन, मतलब खुद से ही बनाया उन्होंने इल्म? दैट्स व्हाट दे वांट टू बिलीव इन, एंड दैट्स व्हाट वी हैव आल्सो बिलीव्ड इन, बट दैट्स नॉट करेक्ट एट ऑल. मॉडर्न एविडेंस सजेस्ट्स दैट Copernicus is the link. He was well taught in Islamic traditions, and then he applied them, and he was himself part of Western tradition, and that is that one part जो यहाँ के motion को उसमें डालता है, which transfers motion from one thing to another thing. ये Copernicus है 1473 to 1543.
मुस्लिम्स का डाउनफॉल हो चुका है लगभग काफ़ी हद तक। कुछ साल बाद मुग़ल हारने वाले हैं हिंदुस्तान में, कुछ ही साल में हारने वाले हैं ये। ऑटोमन्स अपने पीक पे पहुंच रहे हैं, वो निकलने वाले हैं वास्को डे गामा, खुद के रूट को डिस्कवर करने वाले हैं। सब कुछ होने वाला है। स्पेनियर्ड्स धूम मचाने वाले हैं दुनिया में, ब्रिटिशर्स हर जगह कब्जा करने वाले हैं। दिस इज़ दैट एरा। 1543 में ये रुखसत हुए। सो दिस पर्सन इज़ द लिंक बिटवीन और इसीलिए व्हाई वुड वी कॉल हिम द फर्स्ट इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन? There are good reasons that we can call him the last in Islamic tradition. Interesting? Exactly, that is very interesting. So he is in fact called the last member of Maraga School of Astronomy. अब ये क्या होता है ये Maraga School of Astronomy? Muslims के यहाँ this Maraga School is referring to the Maraga Observatory, which was founded by Nasiruddin al-Tusi, who was an Iranian astronomer and polymath. तो नसीरुद्दीन तुसी का एक कंसेप्ट है, तुसी कपल कहते हैं उसको, which was used by Copernicus for his work, and जिसमें वो दो सर्कल्स को यूज़ करते हैं, दो सर्कल्स का मोशन टू डिटरमाइन अ लीनियर मोशन, और इसको इस्तेमाल करके Copernicus derives his heliocentric model. So Copernicus focused on mathematical astronomy. Why would we call him part of this Maraga school? Why would we call him? हम किसी को हनफी क्यों कहते हैं? That he follows the Hanafi school. हम उसको क्यों कहते हैं Hanafi school? Because he follows Hanafi methodologies. He wants to find answers to the questions जिसका आंसर Hanafis ढूंढते हैं. मतलब Trinity, how can there be three gods and yet one god? कोई हनफी इसका आंसर ढूंढ रहा है? नहीं ढूंढ रहा ना। क्यों नहीं ढूंढ रहा? ये क्रिश्चियंस की प्रॉब्लम है, ये हमारी नहीं है प्रॉब्लम। तो हनफी इसका आंसर नहीं ढूंढ रहा। हनफी उसूलों पे वर्क कर रहा है, हनफी क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा है, इसीलिए उसको हनफी स्कूल का बोलेंगे। अब अगर हम कॉपरनिकस को कह रहे हैं कि ये मरगा स्कूल का एस्ट्रोनॉमर है, इज़ नॉट ए वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर, देन he must be following certain rules which were adopted by this school, and that's exactly what is happening. कॉपरनिकस फोकस करते थे मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी पे, जो मुस्लिम्स करते थे उससे पहले, एंड ही वॉज कंसर्न विद द सेम प्रॉब्लम्स एज मुस्लिम्स वायर बिफोर हिम, देयरफॉर ही इज कॉल्ड द लास्ट ऑफ मरगा। अच्छा, ये कोई मैं नहीं कह रहा आपसे कि इज लास्ट ऑफ, ये कोई मेरा फ़लसफ़ा नहीं है, कोई मुसलमानों का ईजाद किया हुआ फ़लसफ़ा नहीं है। द क्रिश्चियंस देमसेल्व्स, द वेस्ट देमसेल्व्स, उन्होंने ही इस चीज़ को डिस्कवर किया। विक्टर रॉबर्ट्स ने 1966 में फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया था, ही इज़ द लास्ट ऑफ मरगा स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एंड देन देयर आर अदर्स एज वेल हु टुक इट अप। तो इस पे ये जो ड्राइंग्स वगैरह भी यूज़ करते हैं वो आपको बिल्कुल मिलेंगी उनसे पहले मुस्लिम स्कॉलर्स की बुक्स में, सेम ड्राइंग्स विच ही हैड टेकन। तो अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि इल्म पे किसी की मोनोपोली नहीं होती है, इल्म सबका है, और आप कोई अपनी पीठ नहीं थपथपाना, आपने नहीं किया कुछ इन्वेंट डिस्कवर, वो आप ही के एंसेस्टर्स थे पर आप नहीं हैं। तो डोंट लाइक काइंड ऑफ स्टार्ट फ्लाइंग बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ द पास्ट, दे वर ग्रेट पीपल, यू आर नॉट। तो ये एक और है ना डिजीज़ कि हमने ये किया, हमने क्या किया, हमसे तो क्वालिफाई नहीं होता वर्ल्ड कप के लिए, हमने किया, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमसे घर नहीं संभलते, हमने किया। सो दे वर डिफरेंट पीपल हु डिड इट, द अरब्स डिड इट ऑफ वन टाइम। ये वाले अरब्स ये क्या करेंगे, इनको कुछ नहीं आता करना। तो खैर होंगे, देयर अरब्स आर ऑल्सो गुड पीपल, बाकी सारे पीपल आर ऑल्सो गुड पीपल, बट these are some other people who are doing some great things. Muslims, yes, but that's not their only identity. They are gone. वज़ा में तुम हो नसारा तो तमतुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो अल्लामा ऐसा कहते थे। So when Copernicus describes this notion of Earth on its axis and Earth moving around Sun, this was marked, इसको कॉपरनिकन रेवोल्यूशन इसीलिए कहते हैं कि टोटल शिफ्ट, 100% शिफ्ट। इससे पहले क्या बिलीव करते थे? इससे पहले बिलीव करते थे अर्थ है सेंटर यूनिवर्स का। ये कार्डिनल डॉगमा था स्कॉलिस्टिक फिलासफर्स का,
और अगर आप इसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, आप चर्च के खिलाफ बोल रहे हैं. एंड देयरफॉर इफ यू से दिस इट्स अ हेरेसी एंड यू वुड बी पनिश्ड. कॉपरनिकस ने 1544 में पब्लिश की ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ सेलेशियल ऑर्ब्स, द ईयर इन विच ही डाइड एज वेल. He had hesitated to publish it because of the hostility of the church. Theory को बाद में confirm किया गैलीलियो ने. And then there was another concept of open universe, एक infinite universe, जिसके सबसे बड़ी हस्ती प्रोपोनेंट इस एरा में थी जियोर्डानो ब्रूनो. ब्रूनो बहुत मशहूर हस्ती है, and he was burned on the stake for heresy. तो आप देख रहे हैं बड़ा बुरा हाल है. गैलीलियो का बड़ा इंटरेस्टिंग हाल है. इनको भी ही वॉज ऑल्सो ट्राइड इन इंक्विजिशन. सो देयर इज अ गुड स्टोरी अराउंड द लेटर्स ही रोट एट दैट टाइम. खैर, ये नया कंसेप्शन था यूनिवर्स का, सोलर सिस्टम का इन पर्टिकुलर, इसको कैसे हम अब ये करते वेरीफाई. इसके वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी था S22 अल्ट्रा का आना, आई मीन टेलीस्कोप का आना. तो रूडिमेंट्री S22 अल्ट्रा तब बन चुका था, गैलीलियो ने बनाया था टेलीस्कोप. तो टेलीस्कोप से हमको पता चला कि ऑब्वियसली वही हो रहा है जो ये कह रहे हैं. तो गैलीलियोज ऑब्जर्वेशंस. अब लेकिन कॉपरनिकस तो ऑलरेडी परसिक्यूटेड है, जो उसको कंफर्म करेगा उसका क्या हाल होगा. गैलीलियो को अपने बुढ़ापे में ट्राई किया गया एंड ही वॉज ऑल्सो कंडेम्ड एंड फोर्स्ड टू रिकेंट हिज व्यूज़. इनको फिर इम्प्रिजनमेंट दी गई एंड ही वॉज अलाउड टू कैरी ऑन हिज साइंटिफिक वर्क जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ना हो. एंड गैलीलियोज ट्रायल ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ ए पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ साइंस बिकॉज हिज कंडेमनेशन वॉज नॉट अ पॉपुलर वन. और फिर धीरे धीरे ये जो ओल्ड वेज को फोर्स करना लोगों पे, ये फिर वेस्ट में फिर से ज़िंदा नहीं हो पाया. ह्यूमन बॉडी को भी ऐसे ही स्टडी करने के लिए बड़ी सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज हुई, जिनमें से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प्ड कम्बैट सुपरस्टिशंस. हमने रिनेसेंस आर्टिस्ट्स के बारे में ऑलरेडी बात की, जो एनाटमी को पढ़ते थे, उनके लिए बड़ा ज़रूरी था. फिर लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें काम आई. इसमें से एक बहुत बड़ी हस्ती थी वेसेलियस. ये बेल्जियन थे. इन्होंने लिखी डी ह्यूमैनी कॉर्पोरिस फैब्रिका. इसमें ये क्या करते थे, डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी की इन्होंने और अच्छे से देखा अंदर क्या है. अब इससे पहले के स्कॉलर्स ये कर सकते थे कि ये क्यों नहीं, हुर्मत ह्यूमन बॉडी की. बहुत सारे स्कॉलर्स इससे परहेज़ करते थे, इंसानी जिस्म को खोलना और अंदर देखना, बिकॉज जिस्म की हुर्मत होती है कोई चीज़, तो बेहुरमती से आप रुक जाते हैं. अब आपने हुर्मत के दायरे ही बड़े छोटे कर दिए, छोटे छोटे करते करते अब वो मस्जिद के अंदर रह गई हुर्मत. तो मस्जिद के अंदर अब आप नहीं करते, बाहर अब हर जगह करते. तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है. सर्वेंटस, ही ऑल्सो पब्लिश्ड अ बुक एक्सप्लेनिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ. क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्रिनिटी को चैलेंज किया. ढंग से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को विलियम हार्वी ने डिस्क्राइब किया, इंग्लिश मैन 1610 में. सो डिसर्टेशन इनकी मूवमेंट ऑफ हार्ट थी. And then there are other giants of science and great discoveries that took place in this time. But what we have found in this discussion are the roots of all modern science. कि ये modern science जो आई, ये आई कहाँ से. अब चर्च पे हर तरफ से अटैक है, हर तरफ से अटैक है चर्च पे. आप देख रहे हैं जो भी टीच कर रहा है उस पर अटैक है, इसकी मेथडोलॉजी पे अटैक है, इसके फ़लसफ़े पे अटैक है, मुँह खोले उस पर अटैक है. तो क्या होगा, क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा. रेफर्मेशन. चर्च को रिफॉर्म करो. चर्च गड़बड़ है, दीन गड़बड़ नहीं है. यही कहते हैं ना रिफॉर्मिस्ट्स कि आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन इज रॉन्ग, रिलीजन इज नॉट रॉन्ग. यही कहेंगे अब इस वक्त के क्रिश्चियन कि साइंस तो सही रिजल्ट दे रही है और आप कह रहे हैं ये गलत है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप गलत है, लेकिन मज़हब तो गलत हो नहीं सकता. दैट मीन्स आप मज़हब नहीं है. तो मज़हब क्या है तब? मज़हब को हमें नए से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज रिफॉर्मेशन. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी मीट.